आपने ये चंक ऑफ ये जो मिसक्रिएंट्स और ये जो बेरूपिये बैठे होते हैं ना इंटरिम गवर्नमेंट वाले, मेरे साथी हैं, बात है लाली साहब के साथी हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट बैठे होते हैं, एक्स जर्नल बैठे होते हैं, कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, कुछ इस तरह के जो सारी जिंदगी गिद्धों की तरह बैठे होते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट आया, इनसे मुल्क में 22 करोड़ की मंडी है, सबसे बड़ी मंडी तो है ना। आप सब कुछ जो भी आप कह लें, या आप प्रोड्यूस चीज करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान के इन दिनों में हालात क्या है और किस स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो कैसे ये पाकिस्तान के जो वो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं, इलाली और ओरियो जैसे, वो कैसे एटमी पावर को बीच में लाने लग जाते हैं जब पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जाते हैं, क्योंकि अब सिचुएशन है लगभग डिफॉल्ट की। तो ये कैसे दुनिया को बता रहे हैं मीडिया में बैठ के कि हमारे पास हम एटमी पावर है, ऐसे है वैसे है। ये हर चीज बीच में ला के सिर्फ और सिर्फ ये एहसास दिला देते हैं कि हम एटमी पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें डिफॉल्ट न किया जाए। और कैसे ये एक दूसरे को, अपने आप को, खुद को गधा भी साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किन गधों के हवाले सौंप रखा है, जिससे कि पाकिस्तान आज नहीं चल रहा है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में डिफॉल्ट के बारे में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों का शिकार है, डॉलर काबू में नहीं आ रहा है और महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है, और जो तबका इस सूरत हाल से सबसे ज्यादा मुतासिर है वो है अवाम और सिर्फ अवाम। और ये सब वज़ीर ख़ज़ाना मुसलसल ये कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा। अगर उनका ये मौक़िफ़ मान भी लिया जाए तो इस हकीकत से वो इनकार नहीं कर सकते कि मुआशी हालात ठीक नहीं हैं, और इतने हफ्ते गुजर जाने के बावजूद अभी तक कोई पॉलिसी भी सामने नहीं आई है। तो अगर कोई सिर्फ ये कह दे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा तो क्या मान लेना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ जो है ना, ये इस्तेमाल जो है ये ना करें या करें, आप बुनियादी तौर पर उस सारे एज पे पहुंच चुके हैं जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं। अच्छा, डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि आप अपने कर्ज़ों की किस्तें अदा नहीं कर सकते और आप उसको कहते हैं भाईजान हमें रीशेड्यूल कर दें, हम 3-4 साल बाद दे देंगे, या हमें और हमारे हिसाब से देखते हैं तो डिफ़ॉल्ट कर लें। ठीक, मैं उस दिन मैंने इमरान खान से सवाल पूछा तो इमरान खान के दिमाग में शायद पता नहीं किसने डाल दिया, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि एक्वाडोर एक मुल्क था जी। उस मुल्क ने बाकायदा कहा कि हम जो है हम कर्जे नहीं देंगे, क्योंकि हम ये जो कर्जे हैं ये बेनिफिट ऑफ द फ्यू के लिए लिए गए थे और इलीजिटिमेट, और उन्होंने पूरा अपने डेट का ऑडिट करवाया। ब्रसल्स की एक बहुत बड़ी तंजीम है, कमेटी फॉर द एबोलिशन ऑफ इलीजिटिमेट डेट, उसको बुलाया। अच्छा। और 88 कर्जे जो है उन्होंने रिमूव कर दी। तो खान साहब ने अचानक कहा नहीं, एक्वाडोर है, हम तो एटॉमिक पावर है, हमारे साथ वो ये सलूक नहीं करेंगे। तो बाद मैं उनसे ओरिजिनल चाहता था बुनियादी तौर पर एटॉमिक पावर के साथ तो और उनको डर के खेलना चाहिए कि ये कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन प्ले एनीथिंग। और सबसे बड़ी बात है, एक्वाडोर इतना सा मुल्क है, पता नहीं 35 लाख का 40 लाख, आप 22 करोड़ की मंडी है, सबसे बड़ी मंडी तो है ना। आप सब कुछ जो भी आप कह लें, या आप प्रोड्यूस चीज करते हैं। ये जो फरूख सलीम का आर्टिकल आज आया है, फरूख सलीम साहब पहले खान साहब के साथ होते थे, फिर उसके बाद एडवाइजर थे, फिर उसके बाद वहाँ से निकले तो और जगह आगे को खान साहब ने हर 2 मिनट बाद तो फाइनेंशियल एडवाइजर बदलते रहे। पहले असद उमर आया, फिर हफीज शेख आ गया, फिर शौकत तरीन आ गया, फिर और 4-5 मुजम्मल असलम ये वो। तो खान साहब जो है वो बेसिकली एक जगह टिक के ना, वो ये उनकी खराबी सबसे बड़ी बात यह है कि वो ज़ाती तौर पे हर बंदे को आजमाते हैं और फिर आजमाने के बाद समझते हैं मैंने गलत काम कर लिया। ठीक, असल मसला ये है कि इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, बड़ा तफसील से है, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं पाकिस्तान के बारे में, ख़ासतौर पर IMF के बाद इंटरनेशनल रूप से भी है कि पाकिस्तान जो है इट्स नॉट ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, इट हैज ऑलरेडी डिफॉल्टेड। अब ये आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें सऊदी अरब दे देगा या हमें चाइना दे देगा। पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब चाइना आपको क्यों दे और किस लिए दे, आप उनके लिए उनकी क्या कैसे कहते हैं, उनको सर्विस दे रहे हैं। इस वक्त तो आप कुछ नहीं दे रहे, आप तो सिर्फ कतर की जो है वो उसके ऊपर सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान को जब भी सिक्योरिटी लेनी है, अभी वो अमेरिका के साथ पिछले ईरान ने थ्रेट किया था, वो फिर वहाँ चला गया था। मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त जो अपना गेम चेंजर सूरत हाल में रूस के साथ बिल्टअप कर रहा है, हमारी सिचुएशन और प्रिकेरियस हो रही। अच्छा। अब मैं आपको एक बताऊं, इस वक्त जो लालच है लोगों के दिमाग में, वो है आर्टिकल 232 का। यह है प्रोक्लेमेशन ऑफ an emergency on the account of internal disturbance. अच्छा, ठीक है, if the president is satisfied that the grave emergency exists
in which the security of Pakistan or any part thereof is threatened by war or external aggression or by internal disturbance beyond the power of the provincial government to control, he may issue a proclamation of emergency. अब इसके अंदर उन्होंने कहा है कि emergency लगाने के बाद उन्होंने ये एक जो प्रोविजन ये है 6 while a proclamation of emergency in force, Majlis Shura Parliament may by law extend the term of the National Assembly for a period not exceeding 1 year and not exceeding in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to be in force. मतलब अगर प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी हो गई है तो आप उसके बाद 6 महीने के लिए कर सकते हैं एक्सटेंड, और अगर नहीं हुई तो 1 साल के लिए इसको कर सकते हैं। अब वो इस चक्कर में हैं कि अगर इमरान खान को हमने मजीद जलील करना है, रुस्वा करना है, हमने कुछ और लोगों के साथ मिला के उनको कहना है कि हम तो इधर 2 साल के लिए हैं तो हम इसकी 1 साल के लिए, और ये फजल रहमान साहब की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त कोई और हल नहीं है सिवाय इस हल के कि आप एक पॉपुलर गवर्नमेंट को ले आए, क्योंकि 2 चीजें हैं। इसने इन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स बताया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें फलां, ये सिर्फ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी और लोग कुछ दिन उसके साथ उम्मीदें वाबस्ता करेंगे। लोग चाहेंगे कि एक बंदा हालात ठीक कर ले, हम महंगाई बर्दाश्त कर लें, हम आटा महंगा बर्दाश्त कर लें कि नया लीडर आ गया, कुछ हालात थोड़े साल में ठीक कर लेगा। लेकिन अगर आपने ये चंक ऑफ ये जो मिसक्रिएंट्स और ये जो बेरूपिये बैठे होते हैं ना इंटरिम गवर्नमेंट वाले, मेरे साथी हैं, जाहिर बात है लाली साहब के साथी हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट बैठे होते हैं, एक्स जर्नल बैठे होते हैं, कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, कुछ इस तरह के जो सारी जिंदगी गिद्धों की तरह बैठे होते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट आया, इनसे मुल्क नहीं चलता, इनसे नहीं चलेगा, ना चल सकता है। आप फौरी इलेक्शन के अंदर जाएं तब बेहतर होगा। ठीक है हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कि क्या सियासी अदम इस्तेहकाम ही वाहिद वजह है मुल्क की तरक्की ना कर पाने की इस वक्त, या फिर कोई दूसरे अवामिल भी कार फरमा है? क्योंकि वज़ीर ख़जाना ही कह रहे हैं कि ऑपोजिशन फसाद की जड़ है, उसकी वजह से सरमायाकारी नहीं आ रही। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये अगर आएगी तो आवाम से आएगा। ये डिस्टर्बेंसेस अगर होंगे तो नेशनल लेवल पे, ये माने पब्लिक लेवल पे होगा। एक अपोजिशन पार्टी खुद नहीं कर सकता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं जल्दी से, बात सीधी सादी ये है कि हमें एक IMF प्रोग्राम चाहिए। हमें क्यों चाहिए? इसलिए हमारी रेटिंग अभी B1 से CCC हो गया है। CCC के मतलब है सीरियस एंड सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो मैं तो कहता हूं डिफॉल्ट कर गए, मगर ये कह रहे हैं सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, नंबर 1। तो हमने हर सूरत में IMF प्रोग्राम में ठहरना, इसलिए वो एक ग्रीन लाइट है। वो ग्रीन लाइट ये है कि अगर आप IMF प्रोग्राम में हैं आपको कर्ज मिल सकते हैं। अब आप समझे कि क्या चीज है, हमने क्या करना है। बड़ी सिंपल सी बात है ना, हमें जितने अपने इसके अंदर रहना है, जो हम कमाते हैं उसके अंदर खर्च करके रहना है। हमारा एक्सटर्नल क्या है, जितने हमें डॉलर्स आते हैं उससे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, और तो कुछ नहीं है। इट्स लाइक अ हाउस कीपिंग, ये एक हाउसवाइफ करती है। अब ऑफ कोर्स अगर आप एक ग्रोइंग इकोनॉमी थी तो नेक्स्ट ईयर आप ज्यादा खर्च सकते हैं, और बेयरिंग इन माइंड कि नेक्स्ट ईयर आपकी आमदनी ज्यादा होगी, आप इस साल ज्यादा पैसे खर्च सकते हैं। मगर आप एक ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, आप तो बल्कि कम कमाएंगे। तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आपके पैसे के साथ। अच्छा, तो क्या करेंगे आप? चोक करेंगे इंपोर्ट्स। कैसे करेंगे? डिमांड सप्रेस करेंगे। वो अमूमन कैसे होता है? इंटरेस्ट रेट्स को राइज करेंगे। देखिए, आपकी एक किश्ती है, उसमें सुराख है, पानी आ रहा है, आपने उस बोट को फ्लोट करने के लिए यू हैव टू ब्लॉक दोज होल्स। जिसी तरीके से आप करें, आपको करना जरूरी है। ऑयल इंपोर्ट्स को कम करें, ऑयल यूज को कम करें। ये जो 4-4 और 5-5 SUVs पॉलिटिशियंस के पीछे जानते हैं, उसको खत्म करें। बसेस के लिए पेट्रोल दें, बट नॉट फॉर SUVs। तो राशन करना पड़ेगा। आपने वादा किया टैक्स टू GDP रेशो, आप यकीन करें 2.5 मिलियन लोग टैक्स देते हैं, जब 15 मिलियन को देना चाहिए, 13 मिलियन को कम से कम देना चाहिए इस मुल्क में, वो नहीं हो रहा है। अब आप इस मामले को सर्जिकली टारगेट करें। जो आदमी टैक्स नहीं दे रहा है, रिटेलर्स, खोखा हो या सुपरमार्केट हो, डॉक्टर हो या डेंटिस्ट हो, आप पकड़े उनको। और बड़ा आसान तरीका है,
आप कहें कि हर ट्रांजैक्शन जो है वो NIC उसके साथ होना चाहिए। अच्छा, इसलिए कि अगर NIC डिक्लेयर करना पड़े, आप एक आराम से उसका ट्रेल ऑफ एक्सपेंडिचर आप फॉलो करना चाहते हैं और आप देख के सकते हैं कि उसने आपको सच बोला है कि झूठ बोला है, कि उसका एक्सपेंडिचर मैचेस हिज इनकम, और ये इमीडिएटली स्टार्ट करें। मिसाल के तौर पे टैक्स फाइलर, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फौरन आपके पास अगर आपके पास NIC कार्ड है और बैंक अकाउंट है मगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो फट करके उसको टैक्स करें, 15% उसके ऊपर टैक्स लगा दें। देखिए, आपको ये सब करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे यू विल पेरिश। और मैं माफ करिए, मैं कह रहा हूं कि ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं मगर बड़े तगड़े स्टेप्स हैं। जब बेचारा मिफ्ता ने कोशिश की तो स्ट्राइक हो गया, वो पीछे हट गया, भाग गया। अब ऐसा रिएक्शन हो सकता है पब्लिक में, ऐसा रिएक्शन बिजनेसमैन में होगा, रिटेलर्स में होगा और लोगों में, सोसाइटी, मगर आप क्या करेंगे? दब जाएंगे। मिसाल के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब है बीबी के 5 और 10 साल का व्यू ले। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो 3 महीने से ज्यादा नहीं देख सकते हैं। तो अच्छा, और क्या स्टेप्स लेंगे? बिठाएं गवर्नमेंट और ऑपोजिशन को, बिठाएं और उनको कहें कि अग्री